नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। तो आज की जो कहानी है वो भारत के एक स्कूल से शुरू होती है और दुनिया के सबसे तनावपूर्ण समुद्री रास्ते तक पहुंचती है। हुआ ये कि हाल ही में एक स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। वजह, उन्होंने बच्चों का मिड डे मील गैस सिलेंडर पर नहीं बल्कि एक पारंपरिक चूल्हे पर बनवाया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही छोटी सी कहानी एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट को समझने में हमारी मदद करेगी। तो जब उन हेडमास्टर साहब से पूछा गया तो उनका जवाब बड़ा सीधा था, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाला। उन्होंने कहा, उन्हें लगा कि भाई गैस की कमी हो सकती है, तो उन्होंने पहले से तैयारी कर ली। बात कोर्ट तक पहुंच गई और पता है, जज ने भी यही पूछा, अरे भाई इसमें गलत क्या है। और यही सवाल, यही एक छोटा सा सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल की बुनियाद है। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ एक भारतीय स्कूल में जलता हुआ चूल्हा और कहाँ ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव। मतलब होर्मुज के समंदर में खड़े जंगी जहाज़ों से इसका क्या लेना देना। चलिए, इसी धागे को पकड़कर पूरी कहानी सुलझाते हैं और देखते हैं कि एक बैकअप प्लान, एक प्लान बी क्यों इतना ज़रूरी होता है, चाहे वो एक स्कूल के लिए हो या एक पूरे देश के लिए। तो देखिए, ये असल में दो चूल्हों की कहानी है। एक तरफ है गैस सिलेंडर, मॉडर्न, फास्ट, एकदम एफिशिएंट। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये पूरी तरह सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है। सप्लाई बंद तो खेल खत्म, खाना नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ है अपना पारंपरिक चूल्हा, आत्मनिर्भर और भरोसेमंद। ये है हमारा प्लान बी। हेडमास्टर साहब ने बस यही बात पकड़ी थी कि सिर्फ एक ही सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए अब इसी चूल्हे वाली सोच को जरा बड़े स्केल पर, ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, दुनिया की सबसे जरूरी नाड़ी कह लीजिए इसे। एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये वो जगह है जहां पूरी दुनिया का गैस सिलेंडर यानी तेल की सप्लाई एक बहुत ही पतले से रास्ते से निकलती है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? असल में ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ता है। कहने को सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया का करीब करीब 20 से 30% तेल यहीं से होकर जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का मीटर डाउन हो सकता है। सोचिए, कुछ वक्त पहले तक ये रास्ता तेल टैंकरों से ऐसा भरा रहता था जैसे किसी बड़े हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा हो। दिन रात जहाज़ों की आवाजाही। लेकिन आज आज सैटेलाइट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ये रास्ता अब एकदम वीरान, डरावना सा लगता है। यहाँ अब सिर्फ अमेरिकी और ईरानी जंगी जहाज गश्त लगा रहे हैं और हवा में सिर्फ और सिर्फ टेंशन है। और इस पूरे तनाव के सेंटर में हैं दो देश, अमेरिका और ईरान। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं और वो शर्तें एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। तो झगड़ा है किस बात का? देखिए, अमेरिका का कहना है कि ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है, मतलब यहाँ से गुजरने का कोई टोल, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अमेरिका ने खुली धमकी दी है कि जिसने भी ईरान को पैसे दिए उसे हम टारगेट करेंगे। दूसरी तरफ ईरान है, वो कहता है ये हमारा इलाका है और यहाँ से जो भी निकलेगा उससे टोल तो देना ही पड़ेगा। और ईरान ने तो बाकायदा अपनी रेट लिस्ट भी निकाल दी है। ज्यादातर देशों के लिए हर बैरल तेल पर $1, लेकिन अपने दोस्तों जैसे चीन और भारत के लिए भारी डिस्काउंट भी है। और पेमेंट वो डॉलर में नहीं लेंगे, वो लेंगे चीनी युआन या फिर क्रिप्टो में। क्यों? ताकि अमेरिकी सैंक्शंस की पकड़ से बचे रहें। अब 1 मिनट के लिए उस शिप के कैप्टन की जगह खुद को रखकर देखिए। आप अपना तेल का टैंकर लेकर वहां पहुंचते हैं। सामने दो रास्ते हैं और दोनों खतरनाक। ईरान को टोल नहीं दिया तो वो आपके जहाज पर हमला कर सकता है, और अगर टोल दे दिया और अमेरिकी नेवी को भनक लग गई तो वो एक्शन लेगी। तो कैप्टन करे तो क्या करे? तो हो ये रहा है कि कैप्टन एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। वो चुपके से ईरान को पेमेंट कर देते हैं ताकि जहाज सेफ निकल जाए, और फिर उस पेमेंट के सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं ताकि अमेरिकी नेवी को कुछ पता न चले। तो ये जो शाह और मात का खेल चल रहा है ना, इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इसकी लहरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं और ये तय कर रही हैं कि इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर कौन सा देश जीतेगा और कौन सा मात खाएगा। चलिए कुछ बड़े खिलाड़ियों पे नजर डालते हैं। तो इस खेल में कौन कौन है? सबसे पहले चीन, जो इस रास्ते पर बुरी तरह डिपेंडेंट है। फिर श्रीलंका,
जो एक सबक की तरह है कि निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। बीच में फंसा हुआ है पाकिस्तान, जो बैलेंस बनाने की कोशिश में लगा है, रूस जो मजे से ये सारा तमाशा देख रहा है, और फिर आता है भारत, जो जैसा हम देखेंगे एक तैयार खिलाड़ी है। चीन की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। सोचिए, उनका 90% तेल इसी गली से आता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो चीन की इकोनॉमी का इंजन ही बंद हो जाएगा। इसीलिए चीन अब एक बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहा है। वो ताइवान में टेंशन बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका का ध्यान उधर बढ़ जाए और होर्मुज पर प्रेशर थोड़ा कम हो। और अगर ये समझना है कि एक रास्ते पर निर्भरता कितनी भारी पड़ सकती है, तो श्रीलंका से बेहतर एग्जाम्पल नहीं है। उनका पूरा सिस्टम टूरिज्म और बाहर से आने वाले अनाज पर टिका था। जैसे ही वो सप्लाई चेन टूटी, पूरा देश दिवालिया हो गया। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए कभी एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की सिचुएशन एक तरह से रस्सी पर चलने जैसी है। एक तरफ ईरान को खुश रखना है क्योंकि देश में बड़ी शिया आबादी है, दूसरी तरफ अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान दोनों के बीच एक मीडिएटर, एक बिचौलिए का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है ताकि मामला शांत रहे और उनका भी काम चलता रहे। और अब आते हैं भारत पर। इस पूरी कहानी में भारत की भूमिका बिल्कुल उस हेडमास्टर जैसी है जिसने संकट आने से पहले ही अपना प्लान बी तैयार रखा था। भारत ने इस सिचुएशन के लिए पहले से होमवर्क कर रखा है। जैसे उस हेडमास्टर ने सिर्फ गैस सिलेंडर के भरोसे न बैठकर चूल्हे का इंतजाम किया, ठीक वैसे ही भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक देश या एक रास्ते पर भरोसा नहीं किया। भारत ने अपने तेल खरीदने के सोर्स अलग अलग देशों में फैला दिए हैं। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि भारत अपना सारा तेल एक ही टोकरी से नहीं उठाता। हाँ, सबसे ज्यादा हम इराक से लेते हैं, लेकिन उसके अलावा सऊदी अरब, यूएई और अफ्रीका के कई देशों से भी हमारा तेल आता है। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब अगर एक दरवाजा बंद भी हो जाए तो हमारे पास कई और रास्ते खुले हैं। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, भारत ने बहुत प्रोएक्टिवली काम किया है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इसी का एक उदाहरण है। इस मिशन के तहत इतने टेंशन के बीच भी भारत ने अपने एलपीजी के बड़े बड़े शिपमेंट्स को सेफली देश तक पहुंचाया है। ये दिखाता है कि सही प्लानिंग और अच्छे रिश्ते बनाना मुश्किल वक्त में कितना काम आता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी स्कूल और उसी हेडमास्टर के पास आ जाते हैं। उनकी एक छोटी सी हरकत हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। चाहे कोई अकेला इंसान हो, एक परिवार हो या फिर पूरा का पूरा देश, इस अनिश्चित दुनिया में एक प्लान बी, एक बैकअप होना ही चाहिए। तो सवाल बस इतना है, आपका चूल्हा क्या है? वो कौन सा बैकअप प्लान है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।